वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ नेफ्रॉन्स के बारे में। कल मैंने पढ़ाया था स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में। किडनी का ही फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इन नोट्स के आपके PDF चाहिए जो मैं पढ़ाती हूँ तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेफ्रॉन क्या होता है? कल मैंने आपको किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, ठीक है। तो किडनी के स्ट्रक्चर में मैंने बताया था इस तरीके से बीन शेप की आपकी क्या होती है, किडनी होती है, जिसमें कितने मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन क्या होते हैं, भरे होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं एक नेफ्रॉन को जो है आपको दिखाती हूँ मैं किस तरीके से, ये देख सकते हैं आप। ये किडनी है, ठीक है। ये किडनी का स्ट्रक्चर है और इसमें ये पिरामिड शेप के सारे नेफ्रॉन्स भरे हुए हैं। इसी एक नेफ्रॉन को यहाँ पे दिखाया गया है, देख सकते हैं आप। इस तरीके से आपका नेफ्रॉन पाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। तो नेफ्रॉन के बारे में बाकी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके थियरी पोर्शन के बारे में। नेफ्रॉन होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ नेफ्रॉन? नेफ्रॉन क्या है? फंक्शनल यूनिट है। किसका? किडनी का। किडनी का फंक्शनल यूनिट है। जैसे नर्व्स का न्यूरॉन फंक्शनल यूनिट होता है, वैसे ही किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से ही मिल के क्या होती है, किडनी बनी होती है, ठीक है। ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन, मतलब एक किडनी में 1 लाख नेफ्रॉन होते हैं। और ये सिर्फ 1 किडनी में होता है। जैसे 1 पेयर ऑफ किडनी पाई जाती है तो एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? 1 लाख नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। एक किडनी में, फिर दूसरी किडनी में 1 लाख नेफ्रॉन। तो कुल मिला के 2 मिलियन नेफ्रॉन क्या पाए जाते हैं? 2 किडनी में पाए जाते हैं, ठीक है। जो किससे बाउंड होते हैं एक दूसरे से? वो कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा। अब ये जो इस तरीके से नेफ्रॉन इसके अंदर पाए जा रहे हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से कैसे बाउंड होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू। कनेक्टिव टिश्यू इनके बीच में पाया जाता है, उसके थ्रू। मैंने बहुत सारी क्लासेस में आपको बताया है कि टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। 4 टाइप के: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो इस 4 तरीके के टिश्यूज़ पाए जाते हैं, जिसमें ये किसके बने होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं, ठीक है। ए नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्यूल एंड एसोसिएटेड स्मॉल ब्लड वेसल। ये किससे मिलकर बने होते हैं? ट्यूब्यूल्स, मतलब छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स से मिलकर बने होते हैं, और स्मॉल ब्लड वेसल से, ठीक है। ट्यूबुलर कंपोनेंट इज हॉलो फ्लूइड फिल्ड ट्यूब फॉर्म्ड अ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल। जो ट्यूबुलर सेल होते हैं वो कैसे होते हैं? हॉलो। हॉलो का मतलब खाली, इस तरीके से, ठीक है। इसमें क्या भरा होता है? फ्लूइड भरा होता है। और ये किससे मिलकर बने होते हैं? सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल से बने होते हैं, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट पार्ट ऑफ किडनी। अब कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है? 250 कनेक्टिंग टिश्यू पर किडनी में पाए जाते हैं, ठीक है। और 4000 नेफ्रॉन कनेक्टेड होते हैं, कलेक्ट किससे? कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल से। अब देखिए कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या है यहाँ स्ट्रक्चर में, ये देखिए, ये है आपका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ये लंबा वाला स्ट्रक्चर क्या है आपका? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ठीक। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर यहाँ से फिर इस तरीके से पास हो रहा है, इस तरीके से, ठीक है। जो दूर की तरफ, मान लीजिए ये आपका नेफ्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, ये ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर है, जो किससे मिलकर बना हुआ है? एफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल से मिलकर बना हुआ, ठीक है। और यहाँ पे जो कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, मतलब ये ट्यूब्यूल है ना, इस तरीके से बन रहा है गोल गोल घूम के। तो प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल पास, मैंने आपको कई बार बताया है प्रॉक्सिमल और डिस्टल का मतलब। प्रॉक्सिमल मतलब जो किसी चीज़ के पास में पाया जाता है, डिस्टल का मतलब दूर। प्रॉक्सिमल पी से पास और डी से दूर, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल यहाँ पाया जाता है, जबकि इसको पूरा घूम के जब ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से घूम के जब यहाँ आएगा तो दूर की तरफ क्या पाया जाता है? डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल पाया जाता है, ठीक है। अब ये जो अफरेंट आर्टेरियोल है, ये क्या होती है? रीनल आर्टरी होती है। और इफरेंट आर्टेरियोल क्या होता है? रीनल वेन होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। और ये कैसा? ऑक्सीजन डिप्लीटेड ब्लड कैरी करता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है। ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है। और नीचे की तरफ यहाँ लूप ऑफ हेनले पाया जाता है, ठीक है। लूप ऑफ हेनले इसकी है, इस डिस्कवरर के नाम पे लूप ऑफ हेनले, जिसमें डिसेंडिंग लूप, मतलब जो घट रहा है नीचे की तरफ, उसके बाद ऊपर की तरफ क्या होता है? असेंडिंग लूप। डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर के बारे में सुना होगा आपने। तो ये नीचे की तरफ जब आ रहा, घट रहा है, तो डिसेंडिंग लूप। जब फिर ये बढ़ रहा है ऊपर की तरफ तो क्या होगा? असेंडिंग लूप। इस तरीके से इसमें स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले रीनल कार्पस्कल्स और मेलपिगियन बॉडी
पहला पार्ट, और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, रीनल कार्पस्कल्स या मल्पीगियन बॉडी और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल। यहाँ पे क्या होता है, रीनल कार्पस्कल या मल्पीगियन बॉडी में क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा फिल्टर होता है, ठीक है। ब्लड और जो प्लाज्मा पाया जाता है वो फिल्टर होता है, और इसमें जो है जो फिल्टर्ड फ्लूइड होते हैं वो पास होते हैं इसमें, ठीक है। तो रीनल कार्पस्कल और मल्पीगियन बॉडी के बारे में हम लोग जानेंगे आगे। कंपोनेंट पाया जाता है, ठीक है, ग्लोमेरुलस और बॉमेंस कैप्सूल या ग्लोमेरुलर कैप्सूल। अब ग्लोमेरुलस के बारे में आपको मैंने दिखाया, ग्लोमेरुलस आगे और भी दिखाती हूँ। जैसे बॉमेंस कैप्सूल किसको कहते हैं, स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं एक हैंडमेड स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये ग्लोमेरुलस पाया जा रहा है, और इस जो इसके अंदर ये बंद है वो क्या है, ग्लोमेरुलस कैप्सूल है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये ग्लोमेरुलस कैप्सूल हो गया, ठीक है, ये ग्लोमेरुलस कैप्सूल, और इसमें ग्लोमेरुलस बंद है, और यहाँ पे एफरेंट और इफरेंट दो आर्टेरियोल पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, और इस पूरे कैप्सूल को क्या कहते हैं, बॉमेंस कैप्सूल कहते हैं। इसके अंदर ग्लोमेरुलस पाया जाता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मैं आपको एक और दिखाती हूँ। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ग्लोमेरुलस, यहाँ पे ये ग्लोमेरुलस पाया जा रहा है, और ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, जिसको क्या कहते हैं, बॉमेंस कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। तो ये किसके पार्ट हो गए आपके, रीनल कैप्सूल के। रीनल कैप्सूल के क्या हो गए, दो पार्ट हो गए, ठीक है। कौन कौन से, ग्लोमेरुलस और बॉमेंस कैप्सूल, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस क्या होता है, एक टफ्ट कैपिलरी फॉर्म्ड होता है बाय एफरेंट आर्टेरियोल। किसके थ्रू बना होता है ये, एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू ये बना होता है। और ये क्या होता है, एक डबल वॉल्ड एपिथेलियल कप होता है दैट इनक्लोजेस ग्लोमेरुलस। जैसा कि मैंने आपको दिखाया इस तरीके से डबल वॉल्ड एपिथेलियल कप होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ, ग्लोमेरुलस को कैरी करता है, जो किससे मिलकर बना होता है, एफरेंट आर्टेरियोल से, ठीक है। एफरेंट आर्टेरियोल से मिलकर बना होता है ग्लोमेरुलस, ठीक है। ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन इज सिमिलर, MEM का मतलब मेम्ब्रेन, ठीक है, सिमिलर टू दैट ऑफ अदर कैपिलरीज एक्सेप्ट दैट हैव 3 लेयर्स इंस्टेड ऑफ 2 लेयर, ठीक है। ये क्या होता है, जो ग्लोमेरुलस कैपिलरी होती है ये सारी कैपिलरी की तरह ही पाई जाती है, लेकिन और सारी कैपिलरीज में केवल 2 ही लेयर पाया जाता है, जबकि जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी होती है उसमें 3 लेयर पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला फेनेस्ट्रेटेड एंडोथीलियम, जिसे एंडोथीलियल सेल कहा जाता है। स्क्वामोसस सेल इसमें पाई जाती हैं। स्क्वामोसस सेल जब आप एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ क्यूबॉइडल सेल, स्क्वामस सेल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इस तरीके से ये पाया जाता है, ठीक है, इस तरीके के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है ये न्यूक्लियस बीच में, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाता है बिटवीन दीज टू, इन दोनों के बीच में क्या होता है, ये पहला फेनेस्ट्रेटेड एपिथेलियल और एपिथेलियल सेल, जिसे पोडोसाइट कहते हैं, जो सराउंड करता है आउटर सरफेस ऑफ कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन को, ठीक है। तो इन दोनों के लेयर के बीच में क्या पाया जाता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाता है। ये आपकी हो गई फेनेस्ट्रेटेड एपिथेलियल, और नीचे ये हो गया एपिथेलियल टिश्यू, और इन दोनों के बीच में क्या पाई जाती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है, इस तरीके से, ठीक है। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी भी सिमिलर होती है और सारी कैपिलरीज के थ्रू, बस यही अंतर है कि इसमें 3 लेयर पाई जाती हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रीनल कैप्सूल, आपने पढ़ लिया, इसके 2 पार्ट, रीनल कैप्सूल और रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। अब हम लोग जानने वाले हैं रीनल ट्यूब्यूल के बारे में। रीनल ट्यूब्यूल में 3 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल ट्यूब्यूल। अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ। आगे की तरफ प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, यहाँ पे डिस्टल ट्यूब्यूल, और ये लूप ऑफ हेनले, ठीक है। यहाँ पे लूप ऑफ हेनले पाया जा रहा है, ठीक है। ये देख सकते हैं स्ट्रक्चर, यहाँ पे लूप ऑफ हेनले, ये डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल और प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे ये ग्लोमेरुलस हो गया, ये आपका प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये हो गया आपका लूप ऑफ हेनले, और यहाँ पे डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ आगे की तरफ प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पीछे की तरफ डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, और ये नीचे की तरफ लूप ऑफ हेनले यहाँ पे पाया जाता है, जिसमें लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पाया जाता है, ठीक है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पाया जाता है, ठीक। ये देख सकते हैं इसमें आप प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, जिसे ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम भी कहते हैं, इसकी जो इस तरीके से पाया जाता है, तो इस ब्रश लाइक जो है बॉर्डर पाया जाता है एपिथेलियल टिश्यू का, ठीक है, इस तरीके से ब्रश लाइक पाया जाता है। ये 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल और प्रॉक्सिमल स्ट्रेट ट्यूब्यूल, ठीक है। मिड ट्यूब्यूल टाइटली कॉइल्ड। जो प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल होगा वो क्या होगा, जो इस तरीके से आपने स्ट्रक्चर देखा वो इस तरीके से क्या होगा, कन्वॉल्यूटेड होगा, ठीक है। लेकिन जो प्रॉक्सिमल स्ट्रेट ट्यूब्यूल होगा वो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट हो जाएगा।
और फिर लूप ऑफ हेनले की बात की जाए तो लूप ऑफ हेनले या नेफ्रॉन लूप भी जो कहते हैं, इट कनेक्ट बोथ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल ट्यूब्यूल। जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, यहाँ आया ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, ठीक है, आगे की तरफ यहाँ आया ये लूप ऑफ हेनले, ये लूप ऑफ हेनले हो गया, ठीक है, लूप ऑफ हेनले। और फिर ये क्या करता है, इस तरीके से कलेक्टिंग डक्ट से क्या करता है, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल को कनेक्ट कर देता है। और यहाँ पे लूप ऑफ हेनले पाया जाता है। लूप ऑफ हेनले में 3 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। फिर लास्ट में डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में आपको बताया, यहाँ पे पाया जाता है इस तरीके से डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। ये क्या करता है, डिस्टल ट्यूब्यूल सेवरल नेफ्रॉन इम्पटी इनटू सिंगल कलेक्टिंग डक्ट। सारे क्या होते हैं, सिंगल नेफ्रॉन जो है किस में खुलते हैं, सिंगल कलेक्टिंग डक्ट में। सारे नेफ्रॉन इस तरीके से, ये जो एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं इस तरीके से 1 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, 1 लाख नेफ्रॉन। ये सारे क्या होंगे, एक साथ जाके इस कलेक्टिंग डक्ट में खुलेंगे, ठीक है, 1 लाख नेफ्रॉन जाके इस कलेक्टिंग डक्ट में खुलेंगे। कलेक्टिंग डक्ट जो मैंने आपको ये दिखाया था ये स्ट्रक्चर, ठीक है, एक बार दिखा देती हूँ, देख सकते हैं आप, ये सारे इस कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जाके खुलेंगे, ठीक है। 1 लाख नेफ्रॉन, ये जो आप नेफ्रॉन देख रहे हैं ये केवल एक नेफ्रॉन है, ठीक है, एक नेफ्रॉन है। इस तरीके से 1 लाख नेफ्रॉन एक किडनी में, फिर दूसरी किडनी में 1 लाख नेफ्रॉन, सब जाके किस में खुलेंगे, कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। और इसमें किस तरीके के एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। सबकी ज़रूरतों के हिसाब से एपिथेलियल टिश्यू अलग अलग होते हैं। जैसे ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू जो पाया जाता है तो वो क्या करते हैं, वो ब्लड को मूव होने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको लूप ऑफ हेनले बताया, तो थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है। थिन असेंडिंग सेगमेंट, इसमें स्क्वायमस एपिथेलियम पाया जाता है। और थिक असेंडिंग सेगमेंट, इसमें भी क्या पाया जाता है, स्क्वायमस एपिथेलियल। EPI का मतलब एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। तो नेफ्रॉन देखिए दो टाइप के होते हैं, ठीक है, नेफ्रॉन 2 टाइप के होते हैं, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। अभी कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन क्या होता है, ये किसके बेसिस पे डिवाइड किए जाते हैं, कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल के बेसिस पे, ठीक है। अगर कॉर्टिकल नेफ्रॉन है तो कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या होता है, नीचे की तरफ बहुत कम पाया जाता है, ठीक है। और अगर जस्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन है तो उसका कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। देख सकते हैं आप 80 to 85% क्या होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं, और 20 to 30% क्या होते हैं, जस्ट्रामेडुलरी। इन रीनल कैप्सूल आर लोकेटेड इन आउटर रीनल कॉर्टेक्स हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनले। शॉर्ट लूप ऑफ हेनले अगर इसका है तो क्या होगा, एक्सटेंडेड वेरी इनटू मेडुला, ठीक है। वासा इरेक्टा इसमें एब्सेंट होता है, वासा इरेक्टा एब्सेंट होता है, और इसका कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या होता है, बहुत शॉर्ट होता है, ठीक। और यहाँ पे क्या है, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन रीनल कार्पस्कल लाई डीप इन रीनल कॉर्टेक्स में डीप में लाए जाते हैं। और लूप ऑफ हेनले क्या होता है, बहुत लॉन्ग होता है, रन डीप करता है इन मेडुला में, ठीक है। तो मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती, ये देख सकते हैं मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। तो ये क्या है आपका, ये जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है और ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में, ये देखिए इसमें लूप ऑफ हेनले कितना नीचे की तरफ आया है, लूप ऑफ हेनले यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की तरफ है, तो इसलिए क्या है, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या है, बहुत कम आया नीचे की तरफ इसमें, तो इसे कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यहाँ थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और यहाँ पे थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है, थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, थिक, और यहाँ पे थिन और यहाँ पे थिक हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट है, जो कलेक्टिंग डक्ट साइड में बना था उसी तरीके से ये कलेक्टिंग डक्ट है। देखिए इस तरह एक नेफ्रॉन और दूसरा इस तरीके तरफ से नेफ्रॉन, ठीक है, सारे कहाँ आके अटैच हो रहे हैं, कलेक्टिंग डक्ट में अटैच हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने ये डायग्राम इसलिए बनाया है ताकि आप जान सकें, ऊपर कॉर्टेक्स पाया जाता है, नीचे मेडुला, ठीक है। जब मेडुलरी रीजन में आपका लूप ऑफ हेनले ज़्यादा हो तो उसे जक्स्टामेडुलरी कहते हैं नेफ्रॉन, और अगर कॉर्टिकल रीजन में ज़्यादा हो तो उसे कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या करते हैं, इसको मैंने आपको बता दिया, और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन क्या करते हैं, ठीक है। एक स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए सिंपल वे में रखा है कि अगर एग्जाम में आप उतना हार्ड नहीं बना पाते तो एटलीस्ट आपको ये याद रहेगा। आप यहाँ से बता सकते हैं ये प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये रीनल कार्पस्कल्स, यहाँ पे लूप ऑफ हेनले, ये डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। अब जक्स्टाग्लोमेरुलरी अपरेटस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ईच नेफ्रॉन कंटेन इट, सारे नेफ्रॉन में पाया जाता है। स्ट्रक्चर इज लोकेटेड नियर ग्लोमेरुलस ऑफ नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस ऑफ नेफ्रॉन के पास पाया जाता है। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल बस ग्लोमेरुलर अफरेंट आर्टेरियल। 3 टाइप्स के पार्ट पाए जाते हैं इसमें, कौन कौन से, ठीक है। सबसे पहले जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल,
मैकुला डेंसल सेल और एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मीजेंजियल सेल, ये 3 स्ट्रक्चर इसमें पाए जाते हैं। इन वॉल ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल पाया जाता है। सिंथेसाइज और स्टोर करता है रेनिन एंजाइम के बारे में कल मैंने आपको बताया था। और मॉडिफाई करता है स्मूथ मसल को, ठीक है। मैकुला डेंसा क्या होता है, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में पाया जाता है। स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ एपिथेलियल सेल पाया जाता है दैट कम्स क्लोज कॉन्टैक्ट विथ एफरेंट एंड डिफरेंट आर्टेरियोल। यहाँ पे जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था इसमें ग्लोमेरुलस में, बॉमेंस कैप्सूल में, ठीक है, एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियल, तो यहाँ पे क्या होता है, यहीं पे क्या पाया जाता है, मैकुला डेंसा सेल पाई जाती है, ठीक है। और एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मीजेंजियल सेल, ये मॉडिफाइड स्मूथ मसल होती हैं, स्मूथ मसल सेल पाई जाती हैं दैट सराउंड ग्लोमेरुलर कैपिलरी लूप। जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी लूप को क्या करती हैं, ये ढके रहती हैं। और फेगोसिटिक सेल ऑफ किडनी होती है, किडनी की फेगोसिटिक सेल होती हैं। ये क्या, इनका मेन काम क्या है, रेगुलेट करती हैं ब्लड प्रेशर को, फिल्ट्रेशन रेट ऑफ ग्लोमेरुलस को। आपकी जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेपरेटर्स का मेन फंक्शन क्या है, रेगुलेट करती है ब्लड प्रेशर को, फिल्ट्रेट रेट ऑफ ग्लोमेरुलस को। यहाँ आप एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये मैकुला डेंसा सेल पाई जा रही हैं। ये इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है, इफरेंट आर्टेरियोल, ये एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। यहाँ पे डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और ये मैकुला डेंसा सेल, ये मैकुला डेंसा सेल इसमें पाई जा रही हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया है। तो नेफ्रॉन में बेसिकली आपको इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ना था, ठीक है। रीनल ट्यूब्यूल, रीनल कैप्सूल के बारे में ये मैंने आपको 3 डायग्राम्स दिए हैं, इसको आप अच्छे से बना लीजिएगा जब मैं आपको PDF इसका सेंड कर दूँगी। ये देख सकते हैं, ठीक है। इसका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर में क्या पाया जाता है, बेसिकली ये बॉमस कैप्सूल, और क्या होता है, बॉमस कैप्सूल में क्या पाया जाता है, ग्लोमेरुलस पाया जाता है। ग्लोमेरुलस से फिर आगे की तरफ क्या होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होता है, ठीक है। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल 2 टाइप का होता है, एक क्या होता है लूप टाइप का, और दूसरा क्या होता है स्ट्रेट टाइप का। फिर ये आगे की तरफ बढ़ता है तो ये क्या बनाता है, लूप ऑफ हेनले, जिसमें 3 टाइप के लूप ऑफ हेनले होते हैं, एक थिक असेंडिंग, थिन असेंडिंग और सॉरी थिक डिसेंडिंग, थिन असेंडिंग और थिक असेंडिंग, ठीक है। ये हो गए 3 टाइप के। फिर ये आगे की तरफ बढ़ता है तो ये प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बनाता है। और ये सारे कहाँ आके स्टोर होते हैं, ठीक है, ये आके स्टोर होते हैं कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट में ये क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। तो होप गाइस ये स्ट्रक्चर आपको नेफ्रॉन का समझ में आ गया होगा। फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है। बेसिकली इसमें 2 स्ट्रक्चर पाया जाता है, रीनल कार्पस्कल और रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कार्पस्कल के स्ट्रक्चर मैंने आपको बताए, फिर रीनल ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर बताए, इनके फंक्शन के बारे में आपको बताया। बस इतनी ही चीज़ें आपको इसमें पढ़नी थी। तो होप गाइज ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बने रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।